Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have a start of first year chemistry portion, and that starts with the topic named as stoichiometry. So first of all we'll deal with the origin of the word stoichiometry. Stoichio का जो इसमें word है stoichio, ये derive हुआ है from the Greek word stoichion, and that refers to elements, whereas this metry part, it comes from the word, the Greek word basically metron, and that means measurement. अब elements जो हैं, that are basically discussed in detail only in the subject of chemistry, so it's something that is related or referring to chemistry, whereas metron means measurement, और measurement होती है quantitative aspect. So quantitative chemistry के साथ जो branch deal करती है, that is named as stoichiometry. I hope you've got the point. Moving towards the relation of stoichiometry. Stoichiometry chemistry की किस branch से related है, किस aspect से related है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे it is related to, or it is related to quantitative chemistry. ठीक है, साफ वही बात जो अभी हम लोग इसके नाम में ही समझ कर आ चुके हैं. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्री. अब हम लोगों ने बोला भाई कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करता है, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स किन चीज़ों के दरमियान, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स किन चीज़ों के दरमियान हैं? तो कोई भी रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक उससे बनने वाला प्रोडक्ट. सो इस रिएक्टेंट और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के दरमियान का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, दिस इज डील्ड विद इन द ब्रांच ऑफ स्टाइक्योमेट्री. अब ये इसकी डेफिनेशन है, क्या है भाई? सच अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस अबाउट quantitative relation between reactants, इसमें लिखते हैं R, and reactants and products in a balanced chemical equation. ठीक है, ये बात याद रखना कि जो भी हम लिंकेज आपस में देखते हैं, दैट इज मेनली विद इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है इन द ब्रांच स्टाइक्योमेट्री. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द इलेबोरेशन. इसकी इलेबोरेशन क्या होगी? देखो, अगर आपने पता लगाना हो कि हाउ मच reactant is required to form a given amount of product. समझ आई कि आपको बता दे कि भाई इतना अमाउंट है प्रोडक्ट की जो हमने फॉर्म करनी है, तो उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होगी, कितना अमाउंट चाहिए होगी रिएक्टेंट की. ये क्या है? ये है डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्टाइक्योमेट्री. ठीक है, अब एक और एस्पेक्ट, और हाउ मच प्रोडक्ट will be obtained with a given amount of reactant. अब रिएक्टेंट की एक गिवन अमाउंट है, उससे आपको कितना एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी हम किस में डील करेंगे? स्टाइक्योमेट्री में. अब आपको समझ आई होगी इसकी डेफिनेशन, दैट इज कि इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशन
between the reactants and products in a balanced chemical equation. अब जो relative amounts of reactants and products, the relative amounts of reactants and products in a balanced chemical equation, ये वाला जो part है, this is the definition of stoichiometric amounts. जो reactants and products की relative amounts हैं, those are called as what? Stoichiometric amounts. ठीक है. अच्छा, अभी हमने बोला बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब एक केमिकल इक्वेशन जो है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं. तो जो सबसे पहली लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की वो ये है कि डज नॉट प्रोवाइड. अब यहाँ पर जो बातें लिखूंगा वो केमिकल इक्वेशन में मिसिंग होती हैं. ठीक है, वो उसकी लिमिटेशन होती है. पहली चीज़ है कंडीशंस ऑफ रिएक्शन. व्हाट? कंडीशंस ऑफ रिएक्शन. ठीक है. और जो दूसरी चीज़ है दैट इज रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ठीक है. ना ये रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, और ना ही उससे हमें रेट पता चलता है, और ना ही हमें उससे मैकेनिज्म का पता चलता है. तो ये दो बातें जो हैं वो लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन की. अब हम चलते हैं जी कि जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशंस करते दौरान कुछ एजम्पशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, तब ही हम ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है. तो जो सबसे पहली है वो ये है कि इक्वेशन मस्ट बी अ बैलेंस्ड केमिकल equation. The first one is that the equation must be a balanced chemical equation. ठीक है. Second one, all reactants must convert into product. सारा का सारा reactant है वो product बनाए. ठीक है. Third one is no side chain reaction must occur. ठीक है. No side chain reaction occurs. ठीक है. साइड चेन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस वही रिएक्शन हो जो हमने लिखा है. उसके साथ अगर कोई और रिएक्शन भी कर रहा होगा पैरेलल में तो फिर हमारी कैलकुलेशंस डिस्टर्ब हो सकती हैं. अब कुछ लॉज हैं जो इसको ओबे करने चाहिए. दो लॉज हैं. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जो दूसरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ definite proportion. What? Law of definite proportion. अब इन दोनों लॉज का मतलब क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है. अब इसमें ये बेसिकली स्टेटमेंट आती है कि मास और मैटर, अब यहाँ पे मैटर लिख लेते हैं. ठीक है. मैटर कैन neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. ना ही आप मैटर को बना सकते हो, ना ही आप मैटर को completely डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है. यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, total mass of reactants is equal to total mass of products. Total mass of products in balanced chemical equation. ठीक है. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट साइड पे जितना मैस है उतना ही मैस उसकी राइट साइड पर होना चाहिए. मैस को आप
जब तक बराबर नहीं करोगे दोनों तरफ, तब तक ना तो वो इक्वेशन बैलेंस है और ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप ओबे करवा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मास जो है उसकी बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो वो बेसिकली गिवन है बीटीपी में, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में। और वो स्टेटमेंट क्या कहती है? अ प्योर कंपाउंड, अ प्योर कंपाउंड always always contain the same element, contain the same element, और वो सेम एलिमेंट भी इन द सेम रेशियो, irrespective of the source. What? Source. ठीक है, चाहे सोर्स जो भी हो, ठीक है, जो उसमें एलिमेंटल रेशियो है वो सेम रहेगी उस कंपाउंड, उस प्योर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, आप वाटर जो है, पानी जो है वो दरिया से ले लेते हो, आप वही पानी ले लेते हो एक छोटे लेक से, रिवर से, घर में आपके जो कूलर्स हैं, कंटेनर्स हैं, उसमें जो पानी है, हर किस्म के पानी में, ठीक है, क्या रेशो होगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो इज़ 2:1। क्या है? 2:1। जब ये 2:1 होगा तब ही हम उसे वाटर कहेंगे, H2O कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ये प्योर कंपाउंड आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम होंगे और वो एलिमेंट्स इन द सेम रेशियो भी पाए जाएंगे। अच्छा, अब स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं उस पर आते हैं। अब ये कैलकुलेशंस कुछ ही चीज़ों के अराउंड घूमती हैं। ठीक है, कुछ ही चीज़ें हैं जिनके अराउंड ये सारी कैलकुलेशंस घूमती हैं। द फर्स्ट वन इज़ mass, the second one is mole, volume, and number of particles. What? Particles. अब आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दी जाए, अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दे दी जाए तो आपको बाकी चीज़ें निकालना आना चाहिए। वॉल्यूम से मोल कैसे निकलेंगे? वॉल्यूम से मास कैसे निकलेगा? मास से पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे? ये चारों चीज़ें अगर आपको आती हैं, इनके फार्मूलाज से एक चीज़ को पता होते हुए कोई भी दूसरी चीज़ आप निकाल सकते हो, तो तब ही आप कह सकते हो कि आपको स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना आता है। ठीक है, इस सब को हम कैलकुलेशन के पीओवी से प्रॉपरली डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे जाकर। फिलहाल थोड़ा ये जो थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू है इसको कवर करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इस सब की? इम्पोर्टेंस क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन? एक तो इम्पोर्टेंस ये है, ठीक है, कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते। क्या? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। एंड यही इम्पोर्टेंस वो है जिसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, किसी भी चीज़ का मैस, मोल, वॉल्यूम, पार्टिकल, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, दैट इज़ यील्ड। व्हाट? यील्ड। तो यील्ड को मैं बेसिकली अलग से मेंशन करूंगा, ऑल्दो वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कवर्ड है, लेकिन यील्ड को मैं अलग से मेंशन करूंगा। क्यों? क्योंकि यील्ड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यील्ड ही वो फैक्टर है जो किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है कि एक इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई है, कितना कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वो डिपेंड ही इस बात पे करेगा कि उसमें जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल शुगर की इंडस्ट्री, तो उसकी यील्ड कितनी है। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिएक्शन, ठीक है,
दैट इज़ व्हाट योर एक्चुअल यील्ड। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं। डिफरेंस फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उससे क्या डिफरेंस है भाई, क्या फ़र्क है एनालिटिकल केमिस्ट्री में और सिर्फ इस स्टाइक्योमेट्री में। मेन जो उसमें फ़र्क है दैट इज़ कि उसके अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं और क्वांटिटेटिव भी। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें मैटर का जो कंपोजिशन है, मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एनालाइज करते हैं बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, जबकि जो स्टाइक्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अराउंड घूमती है। तो स्टाइक्योमेट्री को आप ये भी कह सकते हो कि ये एक सब ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, समझ आ गई। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ चलूँ। ठीक है, हम लिखते हैं सुकून से, लेकिन पहले एक चीज़ देखें। कार्बन 12, कार्बन 12, सबसे पहले तो ये हमने एज्यूम किया दैट कार्बन जो है उसका मास क्या है, 12। अब ये 12 यूनिट्स हैं कार्बन के मास में, यानी जो कार्बन का एक एटम है, कार्बन का जो एक एटम है वो 12 यूनिट्स ऑफ मास से मिलके बना हुआ है, 12 यूनिट्स ऑफ मास से मिलके बना हुआ है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई एक यूनिट को क्या चीज़ डिफाइन करती है, उस 12 में से एक यूनिट को क्या चीज़ डिफाइन करती है, तो वो क्या होगी, उसको आप क्या ऐसे लिख सकोगे, 1/12, 1/12 लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप इसका 1/12 पार्ट लो, किसका, C12 का, तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट मिलेगा मास का, एक यूनिट मिलेगा, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा स्टैंडर्ड है जो हमने सेट किया है, एंड वो किस एटम से सेट किया है, किस एलिमेंट के एटम से सेट किया है, कार्बन के, और कार्बन का भी कौन सा, C12 आइसोटोप। ठीक है, हमेशा उसके रिलेटिवली हम बातें करते हैं। ठीक है, तो आई होप पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया हो कि AMU होता क्या है। अब हम चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम, mass of an atom, mass of an atom relative, relative to the mass of 1/12 of the C12 atom। यहाँ पे लिखो एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि बुक में इस तरह लिखा हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन किसकी है, रिलेटिव एटॉमिक मास की। देखो वर्ड्स देखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कोई आप एटम ले लो, ठीक है, और जो तराजू होता है ना उसके एक तरफ वो अननोन एटम रख दो। ठीक है, कि वो एलिमेंट का एक एटम है जिसका मास अभी हमें नहीं पता, और दूसरी तरफ अब 1/12 ऑफ द C12 एटम लो, 1/12 ऑफ द C12 एटम। 1/12 क्यों ले रहे हैं, अब आपको इसकी रीजन समझ आ गई होगी कि C12 हमने असाइन किया, C को 12 असाइन किया, जो मास का यूनिट हमने यूज करना है उसका 12 हमने किसको असाइन किया है, कार्बन के इस आइसोटोप को। अब उसको 12 असाइन किया तो जो उसका 1/12 पार्ट होगा, जो उसका 1/12 पार्ट होगा वो बेसिकली बताएगा कि एक उसका यूनिट, एक मास का यूनिट क्या है। ठीक है, अब अगर आप बोलते हो ना 1/12 ऑफ C12 ऑफ एटम,
यानी आप एक AMU की बात कर रहे हो, एक एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हो, ठीक है। और जो कार्बन का ये वाला आइसोटोप है उसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं, लेकिन आप एक एटॉमिक मास यूनिट से कंपेयर करोगे ना, आप C12 से तो कंपेयर नहीं करोगे, आप उसके एक यूनिट से कंपेयर करोगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है हमारे लिए, एटॉमिक मास यूनिट इज द स्टैंडर्ड। तो उसको हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं 1/12 ऑफ द C12 एटम, ठीक है। तो आप उसका 1/12 पार्ट ले लोगे, 1/12 पार्ट, और वो तराजू की दूसरी तरफ रख दोगे, और फिर आप रखते जाओगे 1/12 पार्ट रखते जाओगे, ठीक है। यानी एक एक AMU करके बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, और इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि जब वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि उसका मैथ बेसिकली था क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये कह लो कि यहाँ पर देखो वर्ड से, अब जो Cl एटम है, Cl का एटम है, एक एटम, उसका मैथ क्या होना चाहिए, 35.5 AMU, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है वो एक दफ़ा देख लो, एग्जाम्पल से अब समझा रहा हूँ, गौर से सुनना। क्लोरीन का जो एक एटम है उसका जो मैथ है दैट इज 35.5 AMU, यानी आपने ये जो क्वांटिटी है ना 1/12 ऑफ C12 एटम, इसको 35.5 टाइम्स ऐड किया, किस साइड पर, तराजू की एक साइड पर, आपने 35.5 AMU रखे, तब जाके एक C12 का एटम जो है वो उसके बैलेंस में आया। और ये बेसिकली मैथ है किसका, क्लोरीन एटम का, ठीक है। C12 बोल दिया, क्लोरीन एटम का मैथ ये है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टर्म्स टू नो। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्टार्ट हम लेंगे एक माइंड मैप से, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ किसकी सब टाइप है। मैटर, मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, इम्प्योरिटीज हटाकर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, ठीक है। अब जो सब्सटेंस है दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क ये है दैट ये जो एलिमेंट्स आपने लिखा लफ्ज़, ठीक है, इसमें सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स होने चाहिए, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स, उसके अलावा कोई नहीं। जबकि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड बनता है डिफरेंट एलिमेंट के कम्बिनेशन से, डिफरेंट एलिमेंट के कम्बिनेशन, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर आप एटम्स के लिहाज से देखो तो एलिमेंट्स में जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सब ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऐड कर देते हो एटम्स में, कॉपर एटम हो गया, ठीक है, सिल्वर एटम हो गया, ठीक है, गोल्ड का एटम हो गया, बड़े ही एक्सपेंसिव हो रहे हैं हम आजकल, डायरेक्ट ही काम के मेटल्स की तरफ आ गए, ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में अब एक एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपको पता ही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, एक एटम यहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉरी एलिमेंट। अब इसी तरह आप देख लो P4, ठीक है, P4 जो रेड फॉस्फोरस है, ठीक है, चार फॉस्फोरस के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड हैं इसमें, ठीक है। अब P4 इज एन एलिमेंट, ठीक है, P4 इज एन एलिमेंट। अब एलिमेंट की वो कौन सी फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कौन सी फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। इसी तरह आप देख लो किसको, S8 को, ठीक है। अब ये कंपाउंड में नहीं आते, ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स कंबाइंड हैं। चलो मूविंग टूवर्ड्स अ सब्सटेंस, नेक्स्ट सब टाइप दैट इज कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड।
अब कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। अब कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स जो पहली बात ये है कि कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात याद रखना। जबकि जो फार्मूला यूनिट्स होंगे कंपाउंड की फर्दर सब टाइप, वो होंगे बेसिकली आयनिक बॉन्ड से लिंक। ठीक है, उसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। पहली पहली बात तो क्लियर होगी। अब आ जाते हैं जी मॉलिक्यूल में एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं यार। जिस तरह हो गया जी वाटर, ठीक है, जिस तरह हो गया जी अमोनिया NH3, जिस तरह हो गया जी HCl। अब यहाँ पर मुझे गौर से बताओ देख के, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल। हाइड्रोजन भी है, वाटर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली कंपाउंड हुआ। कंपाउंड की सब टाइप कौन सी हुई, मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर कंपाउंड की सब टाइप देखो फार्मूला यूनिट्स के लिहाज से, यानी जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, तो उसमें जितने ये सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे, ये एक सेकेंड, हाँ, जिस तरह देखो NaClF, NaClF, और क्या है भाई, CaCl2, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, MgO, ठीक है। ये सब के सब किस में आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे फॉर्मूला यूनिट्स में। अच्छा, अब जो एटम्स हैं, ठीक है, उनमें फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्दो ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कवर कर लेते हैं अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इन केस अगर कोई ऐसा MCQ भी आ जाता है तो ताकि हम लोग डील कर सकें। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रिक, इनमें क्या फ़र्क है, और विद इन दिस सब टाइप सेम क्या चीज़ होती है और डिफरेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक एटम की जो फॉर्म्स हैं, आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके अंदर सेम क्या चीज़ है, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। इसी तरह जो एक एटम की आइसोबैरिक फॉर्म्स हैं, उसके अंदर सेम क्या है और डिफरेंट क्या है, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे इनकी एग्जाम्पल को। ठीक है जी, चलो। अच्छा, सबसे पहले तो आइसोटोप्स आ जाते हैं जिनके बारे में तो हमें पता भी है। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में तो हमें पता है। आइसोटोप में क्या होता है कि मास डिफरेंट होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट है। और एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो इसके अंदर सेम क्या चीज़ होगी, सेम होगा प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या सेम होगा, प्रोटॉन्स सेम होंगे, और क्या सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, अब बात सुनो, जो एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन्स है ना, ये इनका ज़्यादा लिंकेज है विद द फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका लिंकेज है विद द फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। और इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली लिंक किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन्स का लिंक है बेसिकली विद द व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स ही की बेसिस पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो। क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आइसोटोप्स की क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर जी एग्जांपल्स। क्या लिखते हैं, एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1 के मेन इसकी फॉर्म है, हम जिसको डिस्कस करते हैं मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो है, और हाइड्रोजन 1 2, देन हाइड्रोजन 1 3। अब फॉर एग्जांपल ना MCQ आ जाता है। MCQ कैसे आता है, अब यहाँ पे गौर करना। हाइड्रोजन 1 3 MCQ में ये लिख देता है, ठीक है, या हाइड्रोजन के साथ बार लगा के 3 लिख देता है। तो वो कह देता है कि भाई आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। आई कैन गारंटी यू कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हुए गलती कर जाएंगे, वो 3 के हिसाब से कन्फिगरेशन कर देंगे। हालांकि दिस इज बेसिकली द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन 1 1, और आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम होती है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको MCQ के लिहाज से बता दिया कि MCQ में इस चीज़ को कैसे डील करना है अगर आ भी जाता है तो। चलो,
अब आइसोटोप जो होते हैं ना, वो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये बात याद रखना। आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जबकि जो आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रिक, ये सब के सब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब के सब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। अब अगर तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो सब के सब जो बाकी तीन हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। क्यों? जो एक एलिमेंट है उसकी पहचान उसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर इज डिटर्मिन्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सब के सब में हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स डिफरेंट हों, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते हैं? नहीं भाई। मतलब अगर आप उसकी नॉर्मल फॉर्म लेते हो ना, न्यूट्रल फॉर्म, और उसके प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं, ठीक है, जो जिन दो चीज़ों को आप कंपेयर करें उनके अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब देखो सेम क्या क्या होगा। अब आइसो बार है, आइसोटोन है, आइसो इलेक्ट्रिक है। ठीक है। अब ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस चीज़ को याद करने की। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर सेम होंगे इलेक्ट्रॉन्स। पहले मैंने गलती से आपको लाइक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिहाज से बोला कि अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉजिकली डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक वो स्पेशल केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। क्या होंगे? सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो हमें पता है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी क्या होगी? सेम होगी। अब गौर से सुनना मेरी बात। ट्रिक ये है कि जो आइसोटोन है, आइसोटोन, उनके अंदर क्या आता है? उनके अंदर आता है एन। उनके अंदर क्या आता है? एन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन से क्या बनता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन से क्या बनता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है क्योंकि आइसोबार और आइसोटोन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। आइसोबार और आइसोटोन में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। और ये जो है आइसोबार, बार क्या होता है? जो भार आप उठाते हो, वजन, किसको कहते हैं? वजन को। तो सेम इसके अंदर क्या होना चाहिए? सेम मैस होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? एटॉमिक मैस। ठीक है, एटॉमिक मैस। लेकिन एटॉमिक मैस तो आइसोटोप्स में भी सेम था, एटॉमिक मैस तो आइसोटोप्स में भी सेम था, लेकिन सॉरी डिफरेंट था। सॉरी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। आइसोटोप्स में तो एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है ना। अच्छा, आइसोबार में क्या है भाई? एटॉमिक मैस सेम है। एटॉमिक मैस सेम है। अब एटॉमिक मैस कैसे सेम होता है? एटॉमिक मैस तब ही सेम होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम हो। क्या चीज़? न्यूक्लियॉन्स। क्या? न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जो न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियस क्या बनाता है भाई? प्रोटॉन बनाता है और न्यूट्रॉन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है और न्यूट्रॉन बनाता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है बेसिकली, जब वो सेम हो जाएगा तो तब हम कहेंगे कि भाई एटॉमिक मास सेम है। चलो आइसोबार की एग्जांपल देख लो। क्या देख लो? आइसोबार की एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है उसका 14 आइसोटोप C14। ठीक है, और नाइट्रोजन तो उसका मास ही 14 7 है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है दैट इज 14 7। ठीक है, और कार्बन का जो लेस अबंडेंट है C14 फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो इन दोनों के मैसेज सेम है। इन दोनों के क्या सेम है? एटॉमिक मैसेज सेम है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम है, लेकिन फ़र्क आ जाता है भाई किस में? एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर में। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन 6 होंगे, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बताओ? न्यूट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए 8, तब जाके 14 बनते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 7।
अब न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पर डिफरेंट है, उस चीज़ को मेंशन कर लो कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब ही बेसिकली डिफरेंट में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एटॉमिक मास सेम इसलिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तब जाके सम इक्वल होता है इनका, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि हमेशा ऐसा सीन होगा कि एक तो हम एलिमेंट चलो उठा लेते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्मूला को जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, उसके साथ जब हम लोग सेम न्यूक्लियॉन्स लेके आना चाहेंगे ना, तो हम किसी और एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म ही देखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना कि उसका आइसोटोपिक फॉर्म जो है ना उस एलिमेंट का, उसको हम दूसरे एलिमेंट की मोस्ट अबंडेंट फॉर्म से कंपेयर कर रहे होते हैं आइसोबार के केस में, ठीक है। अब चलते हैं हम आइसोटोन्स में। आइसोटोन्स में क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी सेम होते हैं, सेम बोलना था। आइसोटोन्स में एन आता है और एन का मतलब सेम क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अच्छी समझ आएगी। कार्बन का 13 जो आइसोटोप, ठीक है, 6, कार्बन 13 6, इसको जब आप कंपेयर करते हो विद नाइट्रोजन 14 7, नाइट्रोजन 14 7, अब इसमें आप ना निकालो डिफरेंस, 13 माइनस 6 क्या आता है? 13 माइनस 6 इज 7 और 14 माइनस 7 इज ऑल्सो 7। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? ये होता है न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये होता है न्यूट्रॉन्स का नंबर। और न्यूट्रॉन सेम है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, और सेम आया भी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगी। अब देख सकते हो आप यहाँ पे भी एक डिफरेंट एलिमेंट्स दो लिए, यहाँ पे हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए। अब आ जाते हैं भाई आइसो इलेक्ट्रिक में। किसमें? आइसो इलेक्ट्रिक में। इसमें हम आमतौर पे आइंस ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं? आइंस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख दो, एग्जांपल देखो इसकी। अच्छा, एग्जांपल में एफ नेगेटिव और Al+3 और Mg+2, ये सब के सब जो हैं, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेम। और वो कितने हैं? कितने हैं भाई? 10। तीनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं जी इलेक्ट्रॉन्स? 10। फ्लोरीन, उसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 9 एटॉमिक नंबर है। तो 9 + 1 जो है वो क्या होगा? 10, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो गए भाई? 10। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो गए भाई? 10, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक में सेम क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है यहाँ पर और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, सही है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ लिया इन चारों सब टाइप्स ऑफ एटम्स को, ठीक है। अब वो एटम्स सेम एलिमेंट के किस में होंगे? आइसोटोप्स में। डिफरेंट एलिमेंट्स के किस में होंगे? आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रिक में, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ आइसोटोप्स। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने डायरेक्ट याद रख लेनी है, ठीक है। ऑल्दो ये मेंशन तो नहीं है लाइक डायरेक्टली सिलेबस में, लेकिन प्रैक्टिस बुक्स में एमसीक्यूज आपको लाजमी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। सिंबल सबसे पहले नंबर 1, यानी एक ही आइसोटोप टोटल, ठीक है, एक ही हो टोटल, यानी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो उसमें आपने क्या याद रखना है? FIA, ठीक है, FIA, ठीक है। और ए जो है ना बेसिकली दो बार है, एक एल्यूमिनियम वाला और एक गोल्ड वाला, ठीक है, FIA। तो FIA से आपको क्या याद हो गया? FIA नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2, आपने FIA को एंड पे किस पे किया है? FIA जो टर्म है उसको आपने एंड किस पे किया? ए पे किया। ए के बाद क्या आता है? BC, ABC, ठीक है। तो देखो बी से क्या बनता है भाई? बोरॉन। बी से क्या बनता है भाई? ब्रोमीन। और सी से क्या बनता है? क्लोरीन, ठीक है। ए भी दो दफ़ा आ गया, बी भी दो दफ़ा आ गया। पहले हम लोगों ने FIA पढ़ा, फिर FIA के बाद हमने क्या पढ़ा? बी और फिर सी, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना आइसोटोप्स का, इसको याद करने के लिए बिल्कुल इतनू सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल इतनू सी। कितनी सी?
चुन्नी सी मेहनत, ठीक है। आपने टर्म सुनी होगी कभी, चुन्नी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब बहुत कम क्वांटिटी को शो करने के लिए कभी कभी लोग बोलते हैं। तो अब पहले जो चीज़ थी वो एंड किस पे हुई थी, बी, बी और फिर सी, ठीक है, ए बी सी हो गई। अब सी जो है ना, सी अभी एक दफ़ा आया है, जो सी का दूसरी दफ़ा है वो अगली थर्ड में होगा, ठीक है। जो ये तीन आइसोटोप्स जिन एलिमेंट्स के होते हैं, तो तीन आइसोटोप्स में क्या होगा, चुन्नी, ठीक है, सी एच ओ एन और एन ई, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें साथ साथ याद होती जा रही हैं। सबसे पहले एफ आई है, फिर बी सी, और फिर सी से शुरू करके चुन्नी सी मेहनत कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो। आई नो थोड़ा क्रिंज लग रहा है लेकिन याद तो करना। चलो, अच्छा, इसी टर्म से सोचो, जब बैट्समैन क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ठीक है, जब बैट्समैन क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आपने नोट किया होगा काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो उनका बैट होता है ना, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी जगह पर ना एज हो के बॉल विकेट कीपर के पास जाता है, वो कैच कर लेता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है अंपायर को पता भी नहीं चलता, हालांकि टच होकर गई होती है बैट से, ठीक है। और फिर वो रिव्यू लिया जाता है और फिर एट द वेरी एंड वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई स्निक हुई है कि नहीं, क्या हुई है, स्निक हुई है कि नहीं, ठीक है। और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारी स्निक्स को सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, स्निक्स को सरवाइव कर जाते हैं। क्या मतलब कि भाई ना अंपायर को पता चलता है और ना पीछे विकेट कीपर को इतनी आवाज़ आती है कि भाई वो फील कर सके कि भाई स्निक हुई है कि नहीं, ठीक है। तो कुछ बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्निक सरवाइव कर जाते हैं। अब द वर्ड स्निक्स उसको याद रखना, एस एन आई सी सी एस, ठीक है। जो स्निक्स में सी है उसको दो दफ़ा लिख लो, के निकालो और स्निक्स का सिर्फ एस लिखो यहाँ पर सुकून से, ठीक है। तो पहले सी ए आएगा, ठीक है, ए पहले आता है और डी बाद में आता है, तो एस एन आई सी सी एस, ठीक है। अब स्टार्ट वाला एस जो है वो सादा है, स्टार्ट सादा है बिल्कुल, ठीक है, स्टार्ट जो है वो मीडियोकर टाइप है। जबकि आगे वाला जो एस आएगा उसमें और साथ कुछ ऐड करोगे यानी एन, टेन, ठीक है, और एस से क्या आता है, टेन आता है। और एट द वेरी एंड आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किस एलिमेंट की हैं, दैट इज़ सिल्वर, दैट इज़ सिल्वर। अब यहाँ पर मैं आपको नंबर बताता जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 तक तो सीधी सीधी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 तक सीधी सीधी काउंटिंग है। 6 के बाद डायरेक्टली जंप होते टुवर्ड्स 9, 9 के बाद जंप होते टुवर्ड्स 11, और 11 के बाद जंप होते टुवर्ड्स 16, व्हाट, 60। तो ये एंड वाले याद रखना, 9 11 16, ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे। और याद मैंने बड़े आसानी से करवाया, एफ आई ए, फिर बी सी, फिर चुनी, फिर स्निक्स, ठीक है, स्निक्स यानी जो हल्की सी स्निक होती है और बैट्समैन आउट हो जाता है। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स वाला एलिमेंट कौन सा है, सिल्वर, और वो आता है एंड पे 16। अब 16 में से भी अगर आप देखो तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, दो स्टेबल हैं और 14, सॉरी, दो अनस्टेबल, एक मिनट में लिखता हूँ, 2 आर स्टेबल, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक बोला, और 14 आर अनस्टेबल। ये क्लासिफिकेशन आप याद रखना, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आप याद रखना। अब ये थी बेसिकली आइसोटोप्स के बारे में बातें। अब आ जाते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन की तरफ कि टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो हैं कितने हैं भाई, बताओ। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर 580, व्हाट, 580। अब 580 में से नेचुरल कितने हैं, नेचुरल आइसोटोप्स कितने हैं, नेचुरल आर 280, व्हाट, 280। अब 280 निकालो 580 में से, तो पीछे में क्या बचते हैं, आर्टिफिशियल, क्या बचते हैं भाई, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कितने हैं, 300, 300। अब नेचुरल में से स्टेबल नेचुरल कितने हैं, स्टेबल नेचुरल यानी नेचुरल आइसोटोप्स तो हों लेकिन हों वो स्टेबल, ठीक है, हों वो स्टेबल, रेडियो एक्टिव ना हो, तो वो हैं बेसिकली 240। और पीछे बचने वाले 40 जो हैं वो हैं अनस्टेबल नेचुरल आइसोटोप, ठीक है।
यानी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब देखो, एक बात याद रखना, जो अनस्टेबल चीज़ें होती है ना, दोज आर बेसिकली यहाँ पे अनस्टेबल का मतलब है रेडियो एक्टिव। ठीक है, स्टेबल का मतलब नॉन रेडियो एक्टिव। अब अनस्टेबल का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव में 40 तो ये आ गए। और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जो भी आइसोटोप होता है वो हमेशा रेडियो एक्टिव होता है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जो भी आइसोटोप होता है दैट इज अ रेडियो आइसोटोप। ठीक है, the total number of radioisotopes including the natural radioisotopes and artificial radioisotopes is what? 340। total number of radioactive isotopes जब आपसे पूछे जाए तो उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इंक्लूड करके बात हो रही है। तो आर्टिफिशियल तो होते ही सबके सब रेडियो एक्टिव हैं। नेचुरल में रेडियो एक्टिव फर्दर कितने हैं? 40। तो 300 क्या हो गए? 40, 340। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये थी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स। कमिंग टूवर्ड्स द आइंस। ठीक है, बेसिक टर्म्स टू नो में नेक्स्ट चीज़ आती है आइंस। आइंस की डेफिनेशन ये है कि आइंस आर बेसिकली चार्ज्ड स्पीशीज। व्हाट? चार्ज्ड स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज में से फर्दर जब आप क्लासिफाई करते हो तो कितनी इसकी टाइप्स और सब टाइप्स हैं। सबसे पहले बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन। बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन कैटाइन भी हो सकती है और एनाइन भी हो सकती है। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आइन, एनाइन नेगेटिवली चार्ज आइन। ठीक है, अब फर्दर इसके बारे में बातें पढ़ लो। अब जो है ना कैटाइन, ठीक है, जो कैटाइन है उसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज एंडोथर्मिक। दैट इज एंडो। ठीक है, एंडोथर्मिक। क्यों? कैटाइन बनाने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होती है? वो एनर्जी है जो आप प्रोवाइड करते हो, वो एनर्जी है जो आप खुद देते हो, यानी सप्लाइड है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो आप खुद लगाते हो दैट इज एंडोथर्मिक। क्या? एंडोथर्मिक। जो हीट आप दे रहे हो तब जाके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैटाइन बन रहे हैं। ठीक है, तो कैटाइन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब एनाइन। ठीक है, अब एनाइन। एनाइन में दो केसेस हैं। एनाइन में दो केसेस हैं। जो यूनी नेगेटिव है, यूनी नेगेटिव। अब यूनी नेगेटिव एनाइन की जो फॉर्मेशन है दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सोथर्मिक। दैट इज एक्सोथर्मिक। क्यों? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो और एक सॉरी निकालते तो हम आयनाइजेशन एनर्जी में है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो विद इन द वैलेंस शेल। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो विद इन द वैलेंस शेल और यूनी नेगेटिव एनाइन फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्यों रिलीज होती है? स्टेबिलिटी अटेन होने की वजह से। किस वजह से? स्टेबिलिटी अटेन होने की वजह से। और जब स्टेबिलिटी अटेन होती है, यूनी नेगेटिव एनाइन बनता है, तो आपको क्या मिलता है? हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। अब फॉर एग्जांपल आप अगेन निकाल रहे हो। अब एक ऑलरेडी स्पीशी है जो कि यूनी नेगेटिव थी। फॉर एग्जांपल हम आप कोई भी एलिमेंट ले लो ए, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था और उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो इनटू ए नेगेटिव टू, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो। ठीक है, पहला निकाल लिया, सॉरी एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो। पहला इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो। तो अब बाय नेगेटिव एनाइन फॉर्म करना चाह रहे हो। आप क्या फॉर्म करना चाह रहे हो? बाय नेगेटिव एनाइन, या फिर इससे ऊपर जो भी। ठीक है, चाहे ट्राई नेगेटिव हो, टेट्रा नेगेटिव हो, लेकिन यूनी नेगेटिव से ऊपर आप एनाइन को फॉर्म करना चाह रहे हो, मजीद इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो, तो दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। इसकी लॉजिकल रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है दैट जब ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उस पर, ठीक है, जब आपने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन डाला था ना तब उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। जब आप दूसरी दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो तब ऑलरेडी वो नेगेटिव हो चुका है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करोगे तो ऑलरेडी जो नेगेटिव हुआ पड़ा है वो रिपेल करेगा। ऑलरेडी का जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और इस फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको अच्छी खासी हीट देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट basis of classification that is atomicity. Atomicity, मोनोएटॉमिक एनाइंस भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक एनाइंस भी हो सकते हैं।
मोनोएटॉमिक कैटाइंस भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक कैटाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक एटम पर कंसिस्ट करता हुआ कैटाइन भी पाया जा सकता है, एनाइन भी पाया जा सकता है, दोनों तरह के। पॉलीएटॉमिक में भी कैटाइन भी पाया जा सकता है और एनाइन भी पाया जा सकता है। अब अगर आप अबंडेंस के लिहाज से बात करो, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक में कैटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस। ठीक है, ये बात याद रखना, कैटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस। ठीक है, जबकि पॉलीएटॉमिक में इसका ऑपोजिट है, एनाइंस आर मोर अबंडेंट देन कैटाइंस। ये बातें याद रखना, बड़ा ही लाइक मैं जो है ना क्रक्स बता रहा हूँ आपको चीज़ का, जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। मोनोएटॉमिक में कैटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस, जबकि पॉलीएटॉमिक में याद रखना एनाइंस आर मोर अबंडेंट देन कैटाइंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन की तरफ। आप ये कहोगे कि भाई आपने, चलो मोनोएटॉमिक कैटाइन एनाइन तो हमने देख लिया कि एक एटम पर कंसिस्ट। जो पॉलीएटॉमिक कैटाइन या एनाइन है, अब पॉलीएटॉमिक में आप देख लो जी, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है एनाइन तो क्या होगा, SO4 नेगेटिव, क्या होगा, SO4 नेगेटिव। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक एनाइन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह रहे हो मॉलिक्यूलर आयन को अलग क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों लिख रहे हो अलग? पॉलीएटॉमिक कैटाइन एनाइन में क्या ये कवर नहीं हो जाता? नहीं होता कवर। मॉलिक्यूलर आयन इज अनदर टाइप। अब वो टाइप डिस्टिंग्विशिंग कैसे है बाकी टाइप से? ऐसे है कि इफ वी रिमूव द चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स। क्या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनता है? मसलन, ठीक है, मिसाल देता हूँ आपको, ये देखो, ये किसका फार्मूला है, मीथेन का, मीथेन के मॉलिक्यूल। अब अगर आप इस मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगा दो प्लस, ठीक है, चार्ज लगा दो प्लस, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर आयन। अब अगर आप इस चार्ज को रिमूव भी करते हो, तो क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर आप चार्ज लगाते हो तो क्या बनेगा जी, मॉलिक्यूलर आयन। यही फ़र्क है बेसिकली पॉलीएटॉमिक आयंस में, जो सिंपल पॉलीएटॉमिक आयंस है, और मॉलिक्यूलर आयंस है। अब यहाँ पर गौर करना, पॉलीएटॉमिक आयंस में मैं लिख देता हूँ जी SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप इसका नेगेटिव चार्ज हटा देते हो, क्या SO4 खुद कुछ है? क्या SO4 बगैर चार्ज की न्यूट्रल फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता है ना SO3, इसके ऊपर हम कह देते प्लस चार्ज है फॉर एग्जांपल। आप अब इसको कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ज हटाओ तो SO3 बनता है, SO3 नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, SO2 ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज लगाओगे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इनमें फ़र्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप चार्ज हटाओगे तो क्या बनेगा भाई, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब आप मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, कैटाइन बनेगा, मॉलिक्यूलर कैटाइन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर एनाइन। अब मॉलिक्यूलर आयंस में भी सीन ये है कि दैट कैटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस, कैटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस। अब ये बात आपने डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंटली याद भी रखनी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आप। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एक पॉइंट इसमें और आता है, ठीक है, जो कि बुक्स में मैंशनड है, दैट इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। आ, तीन चीज़ें याद रखना, ठीक है, तीन चीज़ें याद रखना। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, या तो आप उस मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास कराते हो, या आप अल्फा पार्टिकल को हिट कराते हो, करवाते हो, और या तो आप एक्स रेज का यूज़ करते हो। किसका, एक्स रेज का। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करो और मॉलिक्यूल में से पास करो तो आपको क्या मिलता है जी, एक अदद मॉलिक्यूलर आयन मिलता है। क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर आयन। और ये आपने पास किस में से कराना है, वाया गैस। ठीक है, वाया गैस मॉलिक्यूल्स।
तो आपको क्या मिल जाएंगे भाई, मॉलिक्यूलर आयंस मिल जाएंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ और उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करते हो? मॉलिक्यूल को डिफाइन हम ऐसे करते हैं दैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट, ये बात याद रखना, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स joined via covalent bond। ठीक है, अब आप ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ के आए थे, आपको याद भी होगा कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है। जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है उसमें बेसिकली सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक वही सेम एलिमेंट होगा जो कि काफ़ी उसके एटम्स जो हैं कंबाइंड होंगे वाया कोवलेंट बॉन्ड। जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स वाला सिनेरियो आता है जब आप मॉलिक्यूल को एज ए कंपाउंड देख रहे होते हो, तब आपको मिलता है जी कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन तब डिफरेंट एलिमेंट्स वाली बात आती है। चलो, पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन एटॉमिसिटी। पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन एटॉमिसिटी के नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से भाई? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये हैं कौन से? ये आते हैं नोबल गैसेस। क्या आती हैं इसमें? नोबल गैसेस। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब डाई एटॉमिक भी फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। तो वैसे अगर आप सिर्फ ये बोल दो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हम दोनों तरह की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, होमोन्यूक्लियर में N2 हो गया, और अगर आप हेट्रोन्यूक्लियर देखना चाहो तो HF हो गया। क्या हो गया? HF हो गया। तो N2 मैंने एग्जांपल दे दी, डाई एटॉमिक लेकिन होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब दो एटम्स तो हैं लेकिन वो हैं होमोन्यूक्लियर। ठीक है, वो हैं होमोन्यूक्लियर। और ये कौन सी फॉर्म है? एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जबकि HF कंपाउंड है, बेसिकली HF क्या है? कंपाउंड है। और ये क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर बट डाई एटॉमिक। समझ आई? अब आ जाते हैं पोली एटॉमिक में। अब आ जाते हैं पोली एटॉमिक में। पोली एटॉमिक में दो से ज़्यादा एटम्स हो गए, जिस तरह H2O हो गया, ठीक है, P4 हो गया, S8 हो गया। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरह की फॉर्म्स देख ली। चलो, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट basis of classification, that is nature of atoms। what nature of atoms? अब नेचर होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है और हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है और हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कभी कभी, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो चेंज है। होमो और हेट्रो का मतलब है कि ऐसे एटम्स जिनका न्यूक्लियस सेम है, यानी सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट। जबकि हेट्रोन्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस डिफरेंट है। न्यूक्लियस डिफरेंट का मतलब लाइक प्रोटॉन्स डिफरेंट है, इसमें बिल्कुल सीन ही चेंज है, तो फिर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं होमोन्यूक्लियर की एग्जांपल में क्या आएगा। तो होमोन्यूक्लियर की एग्जांपल में वही आएगा, N2 आ गया, P4 आ गया, S8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर अब डाई और पोली एटॉमिक सब को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डाई एटॉमिक था, पोली एटॉमिक था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर किसी और बेसिस पे रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर में ये सब आ जाते हैं। अब हेट्रोन्यूक्लियर में देखो, अब देखो हेट्रोन्यूक्लियर में, तो हेट्रोन्यूक्लियर में क्या क्या आ जाता है भाई? जिस तरह H2O है, ठीक है, जिस तरह NH3 है, ठीक है, जिस तरह HF है, ठीक है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर है। क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर, यानी डिफरेंट इसमें न्यूक्लियस है। चलो, साइज के लिहाज से अब क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड अपॉन साइज, एंड उसमें ये होता है कि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो मैस है, जो मैस है, दैट इज लेस देन 1000 AMU, लेस देन 1000 AMU। अभी एक एटम की बात हो रही है। ठीक है, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये होता है कि मैस इज ग्रेटर देन 1000 AMU। ठीक है, बड़े बड़े पॉलीमर्स
की फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स में आप एग्जांपल ले लो किसकी, बताओ भाई। मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल ले लो एचबी की, हीमोग्लोबिन। व्हाट? हीमोग्लोबिन। इसका जो मास है वो कितना है? 68K, यानी 68,000 AMU। ठीक है। जबकि माइक्रो में आप देख लो वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, और बताओ, और भी बायोमोलिक्यूल जिस तरह शुगर के अलावा बायोमोलिक्यूल में अगर आप आ जाओ तो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, और क्या आ जाता है भाई, और आ जाता है फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिफरेंस है, और ये बेसिकली क्लासिफिकेशन थी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं जी टुवर्ड्स एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर है क्या? पहली बात तो ये है कि ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है। और ये नंबर डिफाइन कैसे किया जाता है? हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिख दो, कोई भी चीज हो जाए, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं दे आर इक्वल टू ऑलवेज एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये इसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ लिंकेज बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास। ठीक है, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान का लिंक है ये एवोगैड्रोस नंबर। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो। ठीक है, एमिडो एवोगैड्रो। ठीक है। अब एमिडो एवोगैड्रो ने इसको डिटरमिन कैसे किया था? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। अब ये थियोरेटिकल, ये एज्यूम्ड वैल्यू नहीं है, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है। अब एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट क्या है? क्या भाई? यूनिट। तो यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज आइदर रेड पर मोल और इनवर्स ऑफ मोल, और इनवर्स ऑफ मोल। ठीक है, इनवर्स ऑफ मोल, ये इसका बेसिकली क्या है? यूनिट है। ये इसका क्या है? यूनिट है। इसकी सेंस बनाते हैं भाई। हम बोलें 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, क्या सेंस बनती है? बिल्कुल बनती है, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स। अब यहाँ पर साथ बेशक आप लिख दो एटम्स पर मोल, ठीक है, एटम्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल, आइंस पर मोल, फॉर्मूला यूनिट्स पर मोल, जो भी लिख दो, लेकिन होगी ये बात पर मोल ही, या फिर इनवर्स ऑफ मोल, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो ये बात बेसिकली बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। चलें जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोल। मोल क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं, दैट इट हैज़ अ लैटिन ओरिजिन। वर्ड लैटिन ओरिजिन, लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? पाइल और हीप, पाइल और हीप। ठीक है, यानी मतलब अच्छा खासा ढेर, पाइल कहते हैं ढेर को। ठीक है, ढेर लग गया किसी चीज़ का। तो मोल बेसिकली बहुत बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
सही है। अब इसके बारे में याद रखो कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ द SI यूनिट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहो, अगर आप इस मोल को डिफ़ाइन करना चाहो तो कैसे डिफ़ाइन करोगे? मोल इज़ लाइक सच एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल इज़ डिफाइंड एज सच अमाउंट ऑफ substance which contains Na यानी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बात याद रखना, यही इसकी डेफिनेशन है। अब इसको मज़ीद कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? mass of सॉरी वो तो मोलर मास हो जाएगा, या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, या फिर ग्राम आयोनिक मास। ये सब के सब भी मोल की डेफिनेशन में शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम का मास है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लो आप सोडियम का एटम। ठीक है, उसका मास क्या है? 23 AMU। सोडियम एटम का जो मास है दैट इज़ 23 AMU। अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करो 23 ग्राम, तो वो किसका मास होगा? वो 1 मोल यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जब आप लोगे, यानी 6.02 × 10⁻23 तक आप सोडियम एटम्स लोगे, उसका जो मास है दैट इज़ 23 ग्राम। जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या आयनिक मास, इसको AMU को जब आप रिप्लेस कर देते हो बाय ग्राम, तो वो बन जाता है 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास यानी 1 मोल का मास। ठीक है, अब ये किस चीज़ का लिंकेज है? इसमें भी सेम वही लिंकेज है। कौन सा वाला भाई? जो एवोगैड्रोस नंबर वाला है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास के साथ लिंक करता है। तो ये मोल भी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मास के साथ लिंक करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जी सेम एज एवोगैड्रोस नंबर, या ऐसे कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद mass of substance। ठीक है, mass of substance, ये इनका लिंकेज है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द मोलर वॉल्यूम, मूविंग टुवर्ड्स द मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, जब आप 1 मोल आइडियल गैस का लेते हो और उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, एट STP, दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट? मोलर वॉल्यूम। और लिमिटेशन में क्या आता है, या कंडीशंस जो इसको अफेक्ट करती हैं, क्या है भाई? कि सबसे पहली बात कि ये जो गैस है दैट मस्ट बी आइडियल। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या आती है भाई? दैट कंडीशंस, STP। ठीक है, ये दो लिमिटेशन लगाई हैं, डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय VM। ठीक है,
वी एम, ये इसकी डिनोटेड बाय है। चलो मूविंग टूवर्ड्स द वैल्यू, वैल्यू इसकी क्या है देखो। अगर तो आप एस टी पी पे देखते हो, अगर तो आप एस टी पी पे देखते हो तो एस टी पी पे इसकी वैल्यू है 22.414 डी एम क्यू, ठीक है, 22.414 डी एम क्यू। और एक और वैल्यू जो आपने याद रखनी है दैट इज़ एट आर टी पी, क्योंकि आर टी पी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उसकी वैल्यू है 24 डी एम क्यू। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, आर टी पी पे तकरीबन 25 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 25, 24, 20 टू 25 के दरमियान। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर टी पी, 24 डी एम क्यू मोलर वॉल्यूम होता है तब। और जो एस टी पी पे इसकी वैल्यू है 22.414 डी एम क्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मोलर वॉल्यूम है ना, ठीक है, गैसेस और बाकी फिजिकल स्टेट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटेटिव लिंक बिटवीन gases and other physical states। ठीक है, बाकी फिजिकल स्टेट्स और गैसेस इनके दरमियान जो क्वांटिटेटिव लिंकेज है दैट इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। चलो मूविंग टूवर्ड्स मोलर मास, पहले हम इसको एक दफ़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी समझ लेते हैं कि अगर आप एक मोल यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो आइडियल गैस के, और वो अगर आप एस टी पी पर लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लो, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। मोलर से पता चल रहा है कि एक मोल का वॉल्यूम, लेकिन एक मोल किस चीज़ का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम। और एक मोल वॉल्यूम किस टेम्परेचर कंडीशंस पर, एस टी पी पर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। और वो मोलर वॉल्यूम कितना है भाई, वैल्यू उसकी 22.414 डी एम क्यूब एट एस टी पी, वेयर एज 24 डी एम क्यूब एट आर टी पी। अब जो 24 डी एम क्यूब वाली बात है दैट हैज़ बीन अप्लाइड इन एफ टी बी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। ठीक है, वहाँ पर ये बात अप्लाई हुई गई है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लिंकेज भी आपको पता चल गई दैट इट इज़ द क्वांटिटेटिव लिंक बिटवीन द गैसेस एंड अदर फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द मोलर मास। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द मोलर मास। ये जो लास्ट बात हमने पढ़ी है लिंकेज वाली, ये बेसिकली पीटीबी में मेंशन्ड है, और ये चैप्टर जहाँ एंड हो रहा है ना, उस चैप्टर के एंड वाली लाइंस में है ये। ठीक है, अगर आपने गौर नहीं किया तो ये लाजमी इसको देख लें। कमिंग टूवर्ड्स द मोलर मास, यानी एक मोल का मास। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मोल होना चाहिए चीज़ का। तो इसमें हम लिखते हैं एटॉमिक मास, चाहे आप किसी चीज़ का एटॉमिक मास ले लो, चाहे आप किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ का फार्मूला मास ले लो, या आप किसी भी चीज़ का आयनिक मास ले लो। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इन सब में। और मोलर मास में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास है वो एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फार्मूला मास भी एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है, आयनिक मास भी एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन जब आप एएमयू को रिप्लेस कर देते हो बाय ग्राम, तो वो क्या बन जाता है, मोलर मास। एक चीज़ के एक मोल क्वांटिटी का मास, एक मोल क्वांटिटी का मास। चलें जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पीओवी। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा उसके बारे में कैलकुलेशन रिलेटेड क्या बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें या तो 1 मोल होगा, या 0.75 मोल आएगा, या 0.5 मोल आएगा, या 0.25 मोल आएगा। ठीक है, दरमियान दरमियान वाली वैल्यूज़ वो अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया, जो एमसीक्यूज देने वाले हैं वो अवॉइड करते हैं। तो ये चार चीज़ें आपको पता हों। अब इन चार चीज़ों के बारे में देखो, अगर 0.75 मोल है किसी चीज़ का, यानी उसका जो मैस है वो 3/4 ऑफ द मोलर मैस है। ऑब्वियस बात है, जब एक मोल का मैस मोलर मैस के इक्वल है, तो 0.75 मोल का मैस किसके इक्वल है, वो 3/4 ऑफ मोलर मैस।
0.5 मोल 1/2 ऑफ मोलर मास और 0.25 मोल 1/4 ऑफ मोलर मास। अब इसमें याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखो 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम के इक्वल, दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। अब इस 22.414 डीएम क्यूब के लिहाज से अगर 0.75 मोल आपको दिया जाए, ठीक है, 0.75 मोल, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 16.8 डीएम क्यूब। आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े 3/4, ठीक है, आपको पता हो डायरेक्ट कि ये 16.8 डीएम क्यूब है। ये चीज़ें याद रख लो, कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह 0.5 मोल आपको अगर गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए दैट मीन्स 11.2 डीएम क्यूब, दैट मीन्स 11.2 डीएम क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम में इतना होना चाहिए। अब डायरेक्ट इसको याद रखने के लिए आप ना ये वैल्यूज़ याद रखो। फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यू में लिख देते 16.8 डीएम क्यूब है, तो ये ना हो कि आपको प्रॉपर जो है वो डिवाइड करना पड़ रहा है, भाई 16.8 डिवाइड बाई 22.414 कितने मोल बन रहे हैं, आपको पता होगा 0.75 मोल है, ठीक है। इस चीज़ आपकी कैलकुलेशंस आसान होगी, टाइम बचेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको होगी कैसे याद होगी? ये प्रैक्टिस से याद होगी। आप ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते जाओ और साथ साथ ना आप इन चीज़ों को रिकॉल करते जाओ और आपको ये चीज़ जो है वो माइंड में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह 0.25 डीएम क्यूब 0.25 मोल जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5.6 डीएम क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब पार्टिकल्स में भी सेम इसी तरह याद रखना है। अब 6.022 पे नहीं जाना, आपने सिर्फ 6 लिखना है, 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि आपका आंसर इसी से आ जाएगा। 0.75 मोल यानी 6 का 3/4 क्या बनता है? 4.5 इंटू 10⁻23, उसी तरह, ठीक है। 0.5 पे 3 इंटू 10⁻23 और 0.25 पे 1.5 इंटू 10⁻23, ये किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ एन ए। 1/4 करो ना, 1/4 ऑफ 6, ठीक है, क्या आंसर आएगा? 1.5 इंटू 10⁻23। ये कैलकुलेशन पीओवी से आपको ये वाला टेबल आना चाहिए। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कैलकुलेशंस आसान से आसान होती चली जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में लिखा था 16.8 डीएम क्यूब, आपको साफ पता चल गया भाई ये 0.75 मोल है, उसकी बात कर रहा है, और डायरेक्ट आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह की चीज़ें अपने आप के लिए आसानी पैदा करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फार्मूलाज। अब आपको टोटल 5 फार्मूलाज बताऊंगा। कितने? टोटल 5 फार्मूलाज। अब ये 5 फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपके लिए कोई न्यूमेरिकल मसला नहीं करेगा। देखो, पहली बात, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, सॉरी इसको हम कह देते हैं गिवन मैस, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? गिवन मैस। व्हाट? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने मैस दे दिया जी कि इस चीज़ का इतना मैस है, तो वो पूछे थे मोल्स कितने, तो उसको डिवाइड कर देना है उस सब्सटेंस के मोलर मैस से, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं मोल्स की तरफ। उसका दूसरा फार्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम गिवन किया है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? गिवन वॉल्यूम एंड दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद अगला फार्मूला, अब बाकी की 3 फार्मूलाज दे आर कंसर्न विद द पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाता है एटम्स दिए जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कुछ उन्होंने गिवन कर दिए और वो आपसे कहते हैं मोल्स निकालो। तो सिंपल है, आपने यहाँ पर क्या करना है? एटम्स को डिवाइड कर देना है बाय एन। फॉर एग्जांपल वो आपको दे देते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या दे देते हैं? मॉलिक्यूल्स। उसको भी सिंपल है, आपने डिवाइड कर देना है बाय एन ए, यानी एवोगैड्रोस नंबर। और अगर वो आपको दे देते हैं आइंस या फार्मूला यूनिट्स, आइंस या फार्मूला यूनिट्स, तब भी आपने यही करना है, इसको डिवाइड कर देना है बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये टोटल फार्मूलाज हैं और इसमें भी टोटल अगर फार्मूलाज निकालो तो वो 3 ही हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और कोई भी पार्टिकल्स चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है, आइन है, फार्मूला यूनिट्स है, उनको डिवाइड कर देना है एन ए से, ठीक है। तो ये टोटल फार्मूलाज है। अब फॉर एग्जांपल आपको दे दिए जाते हैं जी आइंस, ठीक है, आपको दे दिए जाते हैं जी आइंस। आइंस से वो कहता है कि वॉल्यूम निकाल के दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि फार्मूला यूनिट से आइंस दे दे, या वो दे दे जी मॉलिक्यूल्स, और वो कहे कि इससे आप ना हमें निकाल के दो वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल्स को पहले डिवाइड करोगे एन ए से, क्या मिलेगा? मोल्स। जब आपने निकाल लिए मोल्स, ठीक है,
तो आपने देखना है कि वॉल्यूम किस फॉर्मूले में आ रहा है, वॉल्यूम इस फॉर्मूले में आ रहा है। अब गिवन वॉल्यूम आपने निकालना है, वॉल्यूम ही तो आपने निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोल से, ठीक है। मोल्स इक्वल टू गिवन बाय मोलर वॉल्यूम ना। तो गिवन वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आपने मोल्स निकाल ले किससे, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करके एन से, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद मोलर वॉल्यूम और आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह सिर्फ ये 5 फार्मूलाज यूज करके आपने हर चीज कैलकुलेट कर लेनी। वो जो मैंने ऊपर आपको बताए थे ना 4 रिलेशंस हैं, ठीक है, मैस, वॉल्यूम, मैस देखो, वॉल्यूम देखो, मोल्स और पार्टिकल्स, इन सब में से कोई भी एक चीज दी हो, आप कोई भी दूसरी चीज निकाल सकते हो, सिर्फ वो वाले फार्मूलाज याद हो तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की तरफ। चलो, सबसे पहली जो हमारी कन्वर्जन है दैट इज कि जो 1 लीटर है, जो 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट, 1 लीटर 1 DM क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। अब 1 जो DM क्यूब है, 1 जो DM क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1000 ml के। 1 DM क्यूब 1000 ml के इक्वल है, ठीक है। कैसे, देखो 1 लीटर जो है उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो जब 1 लीटर 1 DM क्यूब के इक्वल है तो 1 DM क्यूब भी 1000 ml के ही इक्वल होगा ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एक आपके पास होता है ना ml, मिलीलीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये भी कह सकते हो बिल्कुल कि 1 DM क्यूब किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो इसका रिलेशन इससे हो गया। और अगर आप लीटर का रिलेशन इससे निकालो तो क्या होगा, वो भी यही होगा जो DM क्यूब का है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml, ठीक है। और अब एक फोर्थ रिलेशन है, उसके बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये कैसे हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा वाटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है ना, वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो हम ये कह सकते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम फॉर वाटर। या अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ भी रिलेशन बनाओ ग्राम का, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी 1 ग्राम के इक्वल है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल होगा और करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब कैलकुलेशंस में एक और गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है 22.414 DM क्यूब, ठीक है। अब इसकी फर्दर आप काफ़ी सारे यूनिट्स में इसकी कन्वर्जन्स कर सकते हो ऊपर वाली चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू ये है और ये है STP पर, ठीक है। जब आप RTP पे जाते हो तो फिर वो होती है 24 DM क्यूब, 24 DM क्यूब एट RTP। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ दैट इसको आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, इसको आपने 22.4 तक यूज़ करना है, 22.4 DM क्यूब, ठीक है। इससे आगे जाना ही नहीं है। ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात है, आपने इससे आगे नहीं जाना, आपका न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक कन्वर्जन और है जो रह गई थी दैट इज AMU टू किलोग्राम। 1 AMU जो है ना, ये आप याद रख लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। व्हाट, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू डायरेक्ट भी MCQ में आ सकती है, और यही वैल्यू जो है बेसिकली न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपरली याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव amount of element, relative amount of element in 1 mole of compound। एक मोल अगर आप कंपाउंड का लो तो उसमें जो परसेंटेज उस एलिमेंट की बनती है,
ठीक है, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है बुक्स में, दैट इज़ कि परसेंटेज कंपोजिशन इज़ बेसिकली लाइक आप एक कंपाउंड का जो मैस है, एक मोल का मैस यानी मोलर मैस, उसको डिवाइड करते हो 100 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। उस 100 पार्ट्स में से जितने पार्ट्स उस एलिमेंट के बनते हैं वो उस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, अब इसका जो है ना फार्मूला वो आपको आना चाहिए, और इसका फार्मूला है मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का 1 मोल लो, उसके अंदर जितना मैस है एलिमेंट का वो न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100% से। तब आपको पता क्या चलेगा, तब आपको ये पता चलेगा कि अगर मोलर मैस के कितने हिस्से किए जाएं, 100 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से कितनी परसेंटेज, कितने हिस्से उस एलिमेंट के आते हैं जिसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। परसेंटेज कंपोजिशन में टोटल इतनी ही बात ही करने वाली। चलो, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, मोलर मैसेज टू रिमेंबर। देखो, सबसे पहली बात है, पहले 20 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं, ठीक है, वो तो आपको टिप्स पर हो, उनके मोलर मैसेज आपकी टिप्स पर हो, पहली बात। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, ये उनके अलावा कुछ हैं एलिमेंट्स जिनके आपने याद रखने। क्रोमियम का 52 AMU, जिंक का 65 AMU, कॉपर का 63.5 AMU, आयरन का 56, सिल्वर का 107.5, ब्रोमीन का 80 AMU और आयोडीन का 127 AMU। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज हैं जी, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज, फिर टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स जो चैप्टर के दरमियान आती हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स और पास्ट पेपर्स। ठीक है, इन चीज़ों को कंसल्ट करके मैंने आपको बताया है कि आपने टोटल ये चीज़ें याद रखनी हैं, और इंशाल्लाह आपका कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं आएगा जो इससे बाहर हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है बस। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड नाउ बेसिकली वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू टॉपिक, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले तो हम ये याद करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, इसके फर्दर और क्या क्या नेम्स हैं, इसको हम लोग किन किन नेम से बुला सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम है आपको पता हो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब इसके की एस्पेक्ट्स पे चलते हैं, इसके की एस्पेक्ट्स पे चलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या, देखो, अब एक रिएक्शन है ना, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, A प्लस बी इज गोइंग टू फॉर्म C प्लस B। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है। अब इसमें दो ही रिएक्टेंट्स हैं, A और B। अब एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कंप्लीट, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक रिएक्टेंट बच जाएगा, एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके ख़त्म होने से ऑब्वियस बात है, बी चाहे बच भी गया है, लेकिन जब तक ए नहीं होगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकेगा। अब ए जो है वो जैसे ही ख़त्म हुआ, उसने रिएक्शन को क्या किया, रोक दिया, रिएक्शन को क्या किया, रोक दिया। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन को लिमिट कर देता है,
रिएक्शन पे लिमिट लगी हुई है, जब वो रिएक्टेंट खत्म होगा फौरन से वो रिएक्शन रुक जाएगा। दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आई होप आपको बात समझ आ रही है मेरी। दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो ऐसा रिएक्टेंट है जिसके खत्म होते साथ ही रिएक्शन रुक जाता है और वो कंज्यूम होता है पहले। ठीक है, वो पहले खत्म होता है। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो बच जाता है, वो पहले खत्म होता है, और जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है वो बेसिकली इस रिएक्शन को लिमिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन बातों को सुनकर आपको क्या क्या समझ आई हैं? पहली बात कि कंज्यूम्ड अर्लियर, पहली बात कि कंज्यूम्ड अर्लियर, पहले खत्म होगा। दूसरी बात, यूजुअली एक्सपेंसिव, यूजुअली एक्सपेंसिव। क्यों? देखो, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, जो जल्दी खत्म होता है, वो बेसिकली ना आपका मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, और आम तौर पर वो चीज़ हमने नोट किया कि एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, गिव्स लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गिव्स लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है ना, ऑब्वियस बात है, जब प्रोडक्ट को वो एक पॉइंट पे जाके रोक देगा, मजीद नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। जबकि बी जो बचा हुआ था अभी भी, वो तो चाहता था कि फर्दर भी रिएक्शन और प्रोडक्ट ज़्यादा बने, लेकिन ए जो है वो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। ठीक हो गया? अब इसमें एक और पॉइंट ऐड किया जा सकता है, और वो पॉइंट ये है कि दैट इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बात भी याद रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये हमने इसके डिस्कस किए क्या, की एस्पेक्ट्स, की एस्पेक्ट्स। अब हम कैलकुलेशन के पीओवी से देखते हैं कि कैलकुलेशन में हम लोग किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले तो इसकी निशानी क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन। ठीक है, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर गिवन। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर गिवन। अगर इस तरह का सिनेरियो आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि कहीं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल तो नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे हमने क्या करना है? देखो, स्टेप्स मैं बताता हूँ, इन स्टेप से आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने ये करना है कि फाइंड मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, फाइंड मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल उसने वॉल्यूम दिया हुआ है दोनों रिएक्टेंट्स का, या उसने दिया हुआ है जी मैस दोनों रिएक्टेंट्स का, सबसे पहला काम है जी आपने मोल्स निकालने, सबसे पहला काम है जी दोनों के मोल्स निकाल लेने। फिर सेकंड नंबर पर क्या करना है? सेकंड नंबर पर क्या करना है? ये करना है दैट डिवाइड मोल्स बाय कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो मोल्स हैं, जो आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं, उनको डिवाइड करना है बाय द कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किससे? कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर लिखो रिएक्टेंट विद लेसर वैल्यू इज लिमिटिंग। बस ये टोटल 3 स्टेप्स फॉलो कर लो, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इन स्टेप से सॉल्व हो ना सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने कहा है भाई कि जो है ना हाइड्रोजन, ठीक है, H2 के उसने मोल्स गिवन किए हैं 10 मोल्स। ठीक है, 10 मोल्स।
जबकि O2 के उसने मोल्स गिवन किए हैं क्या, 7 मोल्स। तो ये एक तरह की इंडिकेशन थी कि दैट ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। दोनों रिएक्टेंट्स की प्रॉपर उन्होंने अमाउंट्स दी हुई हैं, ठीक है। अब वाटर बनाने वाला रिएक्शन उसने मेंशन किया, ठीक है, और रिएक्शन वो ये देता है, इट H2 2H2 प्लस O2 विल गो टू फॉर्म H2O, ठीक है, और उसके कितने मोल्स, 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स H2O। अब वो पूछता है लिमिटिंग कौन सा है। स्टेप नंबर 1 आपको मोल्स निकालने थे, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है ऑलरेडी, उन्होंने खुद ही मोल्स दे दिए हैं, स्टेप नंबर 2 डिवाइड करना था बाय कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब H2 का कोफिशिएंट क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, 2। तो इसके जो मोल्स गिवन है, अब गौर से सुनना, ये वो स्टेप है जो आपको शायद समझ नहीं आया होगा, कि इसके जो मोल्स गिवन है उनको डिवाइड करना है बाय दिस कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि H2 का है, वो क्या होगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5। दिस इज फॉर H2 की फाइनल वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। अब O2 को देखो, O2 के लिए 7 डिवाइडेड बाय 1, O2 का कोफिशिएंट 1 है, आंसर क्या आया 7, और ये किसके लिए है, O2 के लिए। अब अब बताओ कि किसकी वैल्यू कम थी। देख के तो लग रहा था कि H2 के तो 10 मोल हैं, O2 के तो 7 मोल हैं, तो क्या O2 लिमिटिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बात ना सोचना कि भाई उसके मोल ज़्यादा हैं या उसका मैथ ज़्यादा है तो वही जो है बेसिकली एक्सेस है, या फिर जिसका मैथ कम है वो लिमिटिंग है। आपने पहले निकालने हैं उनके मोल्स, यहाँ पर थे गिवन, फिर मोल्स को डिवाइड करना है बाय द कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर उनसे निकालनी है वैल्यूज। इसके लिए आई है 5, इसके लिए आई है 7। तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा होगा, यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो है H2, ठीक है, H2 इज द LR लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, वेयर एज O2 इज द एक्सेस रिएक्टेंट, O2 इज द एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा काम था, और इससे आपका हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने एक न्यूमेरिकल लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। व्हाट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट यील्ड। अच्छा, बीटीबी में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है। रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोड्यूस मैक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और सेकंड काम क्या होता है, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी मैक्सिमम यील्ड आपको मिले, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो कि एक था हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक था हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, एक था लिमिटिंग एक था एक्सेस। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ए को हमने लिमिटिंग कहा था, तो ए क्या है, एक्सपेंसिव है, और बी क्या है, इनएक्सपेंसिव है। तो हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ बी प्रोवाइड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ बीटीपी में लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ द इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज यूज्ड in order to completely utilize the limiting reactant to be converted into the product, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़ाया ना हो इसलिए हम बी के बहुत एक्सेस में यूज़ करते हैं, इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट को बहुत एक्सेस में यूज़ करते हैं, ताकि ए जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा ज़ाया ना हो, बचे ना, ठीक है। तो ये बात जो है वो बीटीपी में लिखी है, और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ रिएक्शन में कि टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और वो कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। और सेकेंडली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये दो काम होते हैं। चलो मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ यील्ड। अब यील्ड दो टाइप्स की होती है, यील्ड दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप है एक्चुअल यील्ड, दूसरी टाइप है थ्योरेटिकल यील्ड। पहली टाइप है एक्चुअल यील्ड एंड सेकंड टाइप इज द थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, एक्चुअल यील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained
अब देखें, एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन, यानी आप रिएक्शन को फिजिकली परफॉर्म करके उसको कंप्लीट करके जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्चुअल यील्ड, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम पी ही लिखते हैं, कैलकुलेटेड, ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड वाया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो जो रिलेटिव अमाउंट्स करके हम कैलकुलेट करते हैं ना कि अच्छा इतना रिएक्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रेशियो में रिएक्शन होगा और इतना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्या है भैया? आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है, जो कैलकुलेशंस हैं। और जो एक्चुअल रिएक्शन है उसमें क्या मिलता है आपको? उसमें मिलती है आपको एक्चुअल यील्ड। ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक्चुअल यील्ड जो है that becomes equal to theoretical yield, that becomes equal to theoretical yield। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिएक्शंस। व्हाट? क्वांटिटेटिव रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं ताकि हम जान सकें कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है कि भाई एक्चुअल यील्ड जितनी हम लोगों ने एज्यूम की थी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके, उतनी ही एक्चुअल यील्ड कैसे मिल रही है हमें। ठीक है, और हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिएक्शंस। एंड ये जो बात है क्वांटिटेटिव वाली, ये लिखी हुई है बेसिकली FTB। ठीक हो गया। अब जिस तरह हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं जिस तरह, अब उसमें क्या होती है कि भाई एक्चुअल यील्ड जो है ना वो थ्योरेटिकल यील्ड से लेस होती है। एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एंड ये मेनली किस में होता है? जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें ये ज़्यादा नोटिस किया जाता है। अब इसकी रीजंस क्या हैं? इसकी रीजंस क्या हैं? अच्छा जी, तो अब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों है, इसका आंसर हम जानते हैं भाई। पहली रीज़न तो ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट रीज़न इज रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने जितनी कैलकुलेट की हुई थी उससे कम ही एक्चुअल यील्ड हमें मिली, क्योंकि वो रिएक्शन वापस रिवर्स भी चल रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे। इसी तरह जो साइड रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन या साइड रिएक्शन, वो आ जाता है जी। कभी साइड रिएक्शन हो रहा हो उससे ये होता है वो बाय प्रोडक्ट्स बनाता रहता है एंड इस वजह से मसला आता है। ठीक है। अब मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं भाई? मैकेनिकल लॉसेस। अब ये क्यों होते हैं? इसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, लाइक ड्यू टू फिल्ट्रेशन। ठीक है, कुछ अब फिल्टर पेपर पर रह जाए लिक्विड, ठीक है, 100% तो चीज़ नहीं आपको मिल जाती ना। फिल्ट्रेशन हो गई, इसी तरह डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन एंड अदर प्रोसेस। ठीक है, तो उनकी वजह से मैकेनिकल लॉस हो जाता है। देन अगला पॉइंट है इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, इसकी वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो सकती है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, और साइड चेन रिएक्शंस तो हम लोगों ने कर लिए। बाय प्रोडक्ट्स लिखना है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है उसकी वजह से भी जो आपकी एक्चुअल यील्ड है वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? इम्प्योरिटीज़ इन रिएक्शन। इम्प्योरिटीज़, अगर तो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो भी बेसिकली एक्चुअल यील्ड को डिक्रीज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज यील्ड की तरफ चलते हैं। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला इज, एक सेकेंड, इट इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जो आपने एक्चुअल में ऑब्टेन की है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड, एंड दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड बाय व्हाट? दैट इज़ डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल
theoretical yield multiplied by 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब पहली बात तो ये है कि एक्चुअल यील्ड के और नाम क्या हैं। इसका और नाम है भाई प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल यील्ड को हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कह सकते हैं। तो ये बातें आपको पता हो, एमसीक्यू में अगर ये टर्म्स यूज़ होती हैं तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट परसेंटेज यील्ड इज अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, कि ये सिग्निफिकेंट क्यों है, ठीक है। तो इट करस्पॉन्ड्स टू efficiency of a chemical reaction, ठीक है, efficiency of chemical reaction। तो ये बेसिकली परसेंटेज यील्ड के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या बताती है, वो आपको बताती है कि एक चीज़ की रिएक्शन की एफिशिएंसी है कितनी, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखते हैं। भाई ये यील्ड का जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। एक्चुअल यील्ड है वो तो आपको गिवन होगी ना, लेकिन अगर वो आपसे पूछे थियोरेटिकल यील्ड और उसने जो है ना ये दिया हुआ बेसिकली, एक सेकेंड यहाँ से ना हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल। अब देखो उसने H2 के मोल्स दिए हुए थे और O2 के मोल्स दिए हुए थे। उसने पूछा भाई कि जो थियोरेटिकल यील्ड है वो कितनी होगी, थियोरेटिकल यील्ड है वो कितनी होगी। अब कभी कभी होता है ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें से आपने कैसे पता लगाना होता है कि अभी आपने यील्ड जो थियोरेटिकल है वो फाइंड किस प्रोडक्ट की करनी है। वो ऐसे पता लगता है कि जिसकी उसने एक्चुअल यील्ड दी होती है ना, उस ही की थियोरेटिकल यील्ड भी आपने निकालनी होती है। एक ये बात हो गई। चलो अब फॉर एग्जांपल उसने ये न्यूमेरिकल यहाँ तक दिया हुआ था। अब उसने पूछ लिया कि भाई बताओ इसमें थियोरेटिकल और एक्चुअल यील्ड कितनी है। एक्चुअल यील्ड तो उसने दे दी, थियोरेटिकल कितनी है। सबसे पहले तो आपने निकालना है हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हमेशा आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वही मेथड, पहले 3 स्टेप्स लगाने हैं हमेशा। तो यहाँ तक तो आपने न्यूमेरिकल अपना आधा सॉल्व कर लिया हुआ है जब आपको पता चल गया लिमिटिंग कौन सा है। अब H2 क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2 क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बात मेरी गौर से सुनो। अब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को किससे कंपेयर करना है, विद द प्रोडक्ट। अब मेरी यहाँ से बात सुनना, 2 मोल H2 के 2 ही मोल क्या बनाते हैं, वाटर, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने क्या देखना है, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखनी है। देखना है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से कंपेयर कैसे हो रहा है। 2 मोल्स H2, 2 ही मोल्स H2 को बनाते हैं, यानी हर मोल, 1 मोल भी H2 का 1 मोल वाटर ही बना सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे H2 के मोल्स कितने आए, 10 मोल्स, यानी 10 मोल्स क्या बनेंगे, वाटर के बनेंगे। वाटर के कितने बनेंगे, 10 मोल्स बनेंगे। अब उन 10 मोल्स से आपने क्या निकाल लेना है, मैस निकाल लेना है। उन 10 मोल्स का आपने क्या निकाल लेना है, मैस कैसे निकलेगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 से और क्या आएगा 180 ग्राम आपका आया है जी। ये क्या आएगी आपकी एक्चुअल यील्ड, ओ सॉरी थियोरेटिकल यील्ड। क्या ये आपकी थियोरेटिकल यील्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, फिर उसके मोल्स आपको पता थे, पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मेन प्रोडक्ट के साथ मोल्स कंपेयर किए। मोल्स कंपैरिजन करने के बाद आपने देखा कि इसके मोल्स एक्चुअल में हैं कितने गिवन, उसके हिसाब से प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, उस प्रोडक्ट का मैस क्या है। दिस इज़ व्हाट योर एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल डिवाइड बाय थियोरेटिकल करो, सॉरी उल्टा बोल गया, थियोरेटिकल यील्ड है ये आपकी, ठीक है, थियोरेटिकल यील्ड। अब थियोरेटिकल को डिवाइड करोगे एक्चुअल से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा परसेंटेज यील्ड या फिर एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 लिख लेते हैं जी। स्टेप नंबर 4, कंपेयर LR एंड मेन प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कंपेयर किया और फिर 5th पे फाइंड मोल्स ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और 6th पे एंड पे ये लास्ट स्टेप है आपका, फाइंड मैस ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है।
अब ये याद रखना कि जो एक्चुअल यील्ड है या थ्योरेटिकल यील्ड ये बेसिकली ग्राम में होती है, ठीक है। मैथ्स ये लाइक ग्राम में मैथ्स निकालते हो आप, और इनको फिर आप कहते हो एक्चुअल या थ्योरेटिकल यील्ड। जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो भी ग्राम में निकलती है, के एंड पे आपने मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करना होता है मोल्स ऑफ मेन प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जी डायरेक्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हैविंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विद इन इट, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करो, CO2 क्या भाई, CO2। अब जो CO2 है, यहाँ मैं लिखता हूँ CO2। अब CO2 में 12 ग्राम जो है वो बेसिकली क्या है, एक मोल CO2 में 12 ग्राम क्या है, कार्बन, और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, एक मोल में, ठीक है। ये बात याद रखना, एक मोल के हिसाब से बात हो रही है। अब ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। अब वो क्या कहता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो 32 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 8 से 32 होता है ना, तो 8 4 32, तो ये डिवाइड बाय 4, यानी 1/4 मोल अगर आप CO2 के लो, अगर आप 1/4 मोल CO2 के लो, तो फिर आपको क्या मिलेगा उसमें, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या था, 1/4 या फिर 0.25। क्या आंसर है भाई इसका, 0.25, 0.25 ये मोल्स हैं। अच्छा, अब आपको ना मैं मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी करवाता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये देखते हैं जी SO2, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिहाज से बात कर रहे हैं। 1 मोल SO2 में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, तो एटम्स कितने हैं भाई, कितने मोल एटम्स हैं, 3 मोल एटम्स हैं, 3 मोल एटम्स। कैसे भाई, 1 मोल सल्फ़र का और 2 मोल ऑक्सीजन के। और फॉर एग्जांपल आपसे वो MCQ पूछे दैट कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो वो आप कहोगे 2 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं टोटल, ये टोटल है, ये ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर वो सल्फ़र का पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 1 मोल सल्फ़र एटम्स, ठीक है। तो ये आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, पहली बात। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है, फॉर एग्जांपल वो कह देता है जी Na3PO4, ठीक है। अभी मैं आपको मल्टीपल MCQs एक फ़्लो में करवा रहा हूँ। वो पूछता है Na3PO4 है, ठीक है, और वो कहता है कि आपने इसका लिए हैं 2 मोल्स, आपने इसके लिए हैं 2 मोल्स। तो वो पूछ लेता है कि ये जब आयनाइज होगा वाटर में तो कितने मोल कैटाइन देगा, कितने मोल कैटाइन देगा, बताओ भाई, कितने मोल इसने कैटाइन देने हैं। तो साफ नज़र आ रहा है 6 मोल्स कैटाइंस, और कैटाइंस यहाँ पे क्या हैं, सोडियम आइंस Na+। अब इसकी रीज़न क्या है, जब इसका 1 मोल आयनाइज होता है ना, ठीक है, तो 3 मोल जो है वो सोडियम प्लस आइंस होते हैं, और 1 मोल जो है दैट इज़ PO4-3 आइंस, ठीक है। PO4-3 आइंस का 1 मोल होता है सिर्फ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितने मोल कैटाइन है, 2 मोल Na3PO4 में, तो 2 के लिहाज इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या आएगा 6, ठीक है। कितने मोल वो पूछे, एनाइन है, कितने मोल वो पूछता है, एनाइन है। तो अगर 1 मोल वो कहता है Na3PO4, तब 1 मोल होता PO4 का। अब उसने 2 मोल कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो कितने होने चाहिए, 2 मोल्स एनाइंस के। अब वो पूछे कि इसके अंदर टोटल फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, लाइक 2 मोल Na3PO4 में फार्मूला यूनिट्स कितने हैं। अब वो आयनाइज होकर बात नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ पूछ रहा है Na3PO4 के फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, तो वो 2 मोल्स ही होंगे, ठीक है, वो तो 2 मोल्स ही होंगे जितने बेसिकली आपने ये लिए हैं। एक Na3PO4 खुद फार्मूला यूनिट है ना, तो उसने खुद बोल दिया 2 मोल, तो वो पूछ ले इसमें फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, 2 मोल्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ आइंस, वो पूछ ले कि ये टोटल नंबर ऑफ़ आइंस कितने डिसोसिएट करेगा, तो 6 इसके, ये मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 जो उसने गिवन किए, ठीक है। 6 इसके हो गए आइंस, और 2 इसके हो गए, टोटल मिला के 8 मोल्स आइंस देगा, ठीक है, 8 मोल्स ऑफ आइंस देगा, कैटाइंस एंड आइंस मिलाकर, ठीक है। और इसके बारे में क्या बात पूछी जा सकती है भाई, और वो ये पूछ ले कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो 3 सोडियम के, 1 फास्फोरस का और 4 इसका, 4 3 7 + 1 8, ठीक है। तो 8 मोल्स एटम्स हैं, 8 मोल्स ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 8 मोल्स एटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल
वो ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स, जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दिस Na3PO4 हैविंग व्हाट, हैविंग 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब आप बताओ क्या भाई, अगर आप इसका एक मोल लो, हमेशा याद रखना जब इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले आपने एक मोल ले लेना है और कैलकुलेट कर लेना। एक मोल के हिसाब से ऑक्सीजन जो है उसका मास है 64 ग्राम इसके अंदर, और वो कह रहा है कि हमें बताओ कि अगर इसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन हो, लाइक आप एक ऐसी क्वांटिटी ले रहे हो Na3PO4 की कि जिसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वो पूछ रहा है उसमें मोल्स कितने होने चाहिए। तो ऑब्वियस बात है 1/2 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 64 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हो। इसी तरह पास पेपर में इस तरह की कैलकुलेशन पूछी गई है, ठीक है, वो आपको ये कह देंगे कि चूज़ द ऑप्शन in which you have X percentage of सोडियम, ठीक है। बता देंगे कि भाई आपको ना ये ख़ास एक परसेंटेज है, ठीक है, सोडियम की, और इन 4 ऑप्शंस में से आपने चूज़ करना है किस ऑप्शन में ये है, A B C D। वो कह देता है जी NaO, Na2O, NaO2 और नन ऑफ दीज, ठीक है, ऐसे करके वो बोल देता है। तो आपने इसमें क्या करना है, लोग इतने लंबे लंबे मेथड्स करते रहते हैं, इसमें आपने डायरेक्ट ये सीन करना है कि देखो पहले आपने इस NaO में सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, वही फार्मूला यूज़ करके कि सोडियम का मास कितना है 23 और टोटल मास इसका मोलर मास कितना है 23 + 16, और आपने आंसर निकालना है और फिर आपने देखना है कि इसकी परसेंटेज कितनी आई है। बारी बारी इन चारों में आप परसेंटेज चेक करते जाओ और जो इससे मैच कर रही है उस ऑप्शन को चूज़ कर लो, ठीक है। और ये आपको जो मैंने कराया ये UHS के पास पेपर में इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस सब के बाद कोई ऐसी न्यूमेरिकल की टाइप बची है, ठीक है, जिसको आप सॉल्व ना कर सको। आपको मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाए हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया, उनके मेथड के जो स्टेप्स हैं वो भी मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्टेप्स लिख के दिए हैं, और मोलर मैसेज भी मैंने आपको बता दिए हैं जो आपने याद रखने हैं। इस सब को समझने के बाद, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आपकी नज़र में आना चाहिए कि जो आपसे सॉल्व ना हो सके, और वो स्टाइकियोमेट्री के सिलेबस से रिलेटेड हो जो कि MD CAT के करिकुलम में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।